मित्रों, द विजन क्लासेज की निशुल्क यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं शोभाराम प्रजापत आज फिर से आपके बीच शिक्षा मनोविज्ञान की एक नई क्लास के साथ, और आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बात करने से पहले कुछ 3 तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति, इन 3 तथ्यों को यदि हम समझ लेते हैं तो हमारा जो सिद्धांतों को पढ़ने का जो पर्पज है वो पूरा होगा। तो समझते हैं भावना क्या होती है मित्रों। तो भावना के बारे में बात करते हैं। तो आप बताइए, पहले आपके विचार रखें। आप बिल्कुल आप रखें अपने विचार, कमेंट में भी आप विचार दें अपना। भावना किसे कहते हैं? तो भावना के बारे में यदि बात करते हैं तो भावना को कहा जाता है मानसिक विचार। मानसिक विचार या कह सकते हैं आंतरिक रूप से विचार जो आते हैं, या विचारों का आंतरिक रूप। विचार का कौन सा रूप? आंतरिक रूप। कह सकते हैं कि जो विचार मन में होते हैं उन विचारों को हम भावना कहते हैं। यदि हम बात करें, यदि विचारों को बाह्य वातावरण में, विचारों को बाह्य वातावरण में प्रकट कर दिया जाए या उनका प्रकाशन कर दिया जाए, अपने विचारों को दूसरे के सामने रख दिया जाए, उनको क्या कहेंगे? संवेग। क्या कहेंगे मित्रों? उसको संवेग। कैसे? जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अंधेरे युक्त स्थान पर छोड़ दिया जाए तो उसमें भय या पलायन की मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और वो भागने का प्रयास करेगा। तो ये क्या है? संवेग। और विचारों का उसने क्या कर दिया? बाह्य प्रकाशन। मूल प्रवृत्ति क्या है मित्रों? ये विचारों का क्रियात्मक रूप है। विचारों का क्या है? ये विचारों का क्रियात्मक रूप है। ये क्या है मित्रों? ये विचारों का क्रियात्मक रूप है। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे हम एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लो एक कोई लड़का हो या कोई व्यक्ति है जिसे संवेग, भावना और मूल प्रवृत्ति किस प्रकार से इसके विचारों में वो आती है। मान लीजिए एक आम का पेड़ है। क्या है? आम का पेड़ है। इस बालक के मस्तिष्क में एक विचार आता है। तो जो विचार इसके मस्तिष्क में आया वो क्या है? भावना। क्या है मित्रों? भावना। आंतरिक रूप से विचार। जब उसने सोचा कि इस आम के पेड़ से आम लेने का उसने एक विचार प्रकट किया। उसने बोला कि इस आम के पेड़ से आम लेने चलना है। तो ये क्या है? उसका बाह्य विचार, बाह्य वातावरण में विचारों का प्रकट करना हो गया। और जब वह बालक उस पेड़ की ओर बढ़ता है, उस पेड़ की ओर उस वस्तु को या विषय वस्तु को लेने जाता है, तो क्या है मित्रों? वो उसका विचारों का क्रियात्मक स्वरूप है रहेगा। अब हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को। अभिप्रेरणा के नियम क्या कहते हैं उनके बारे में विचार करते हैं। तो हम अभिप्रेरणा का सबसे पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे। पहला जो सिद्धांत इसका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मित्रों बात करेंगे मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के बारे में। तो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत था वो दिया था विलियम मैकडूगल ने। किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। इन महोदयों ने, विलियम मैकडूगल ने अभिप्रेरणा का सबसे पहला सिद्धांत दिया, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ दिया है कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है? विचारों का क्रियात्मक रूप। विचारों का क्रियात्मक रूप क्या होता है मित्रों? मूल प्रवृत्ति क्या होती है? विचारों का क्रियात्मक रूप होता है। तो बात करते हैं इसके बारे में। विलियम मैकडूगल ने बताया कि किसी भी अभिप्रेरणा का यदि जन्म होता है तो वो किससे होता है? कि मूल प्रवृत्ति से। मित्रों हम मूल प्रवृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। मूल प्रवृत्ति विचारों का क्रियात्मक रूप होता है, ये विलियम मैकडूगल ने बताया। अब बात करते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां होती है, मूल प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है मित्रों? भिन्न भिन्न होती है।
अब जब मूल प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न होती है तो वो मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति और प्राणी, व्यक्ति अथवा प्राणी को किसी न किसी कार्य या व्यवहार को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। प्रवृत्ति का मतलब होता है मित्रों व्यवहार या कार्य, व्यवहार या कार्य। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी कि मूल प्रवृत्ति का मतलब ये हुआ कि किसी न किसी मूल प्रवृत्ति के माध्यम से, या कहें कि जो मूल प्रवृत्ति होती है बालक या प्राणी को क्या करने को प्रेरित करती है, कोई न कोई नया व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहां से हम बात करेंगे कि जब बालक में मूल प्रवृत्ति का विकास जन्मजात होता है, तो हम पहले देख लेते हैं कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। क्या होती है मित्रों? मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। जन्मजात का मतलब जन्म से ही विकसित होती है मूल प्रवृत्ति। हम बात करेंगे जन्मजात का। देखते हैं कि जब बालक जन्म लेता है तो रोता है, ये क्या है? उसके मूल प्रवृत्ति है। आगे बात करेंगे, ये सार्वभौमिक होती है। क्या होती है मित्रों? सार्वभौमिक होती है। मूल प्रवृत्ति सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ये सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मूल प्रवृत्तियां समान रूप से होती है। जिस प्रकार से कहें कि पलायन की स्थिति में जब मूल प्रवृत्ति पलायन है, एक चीज और क्लियर कर लें आप, पहले संवेग होता है, पहले संवेग प्रकट होता है, संवेग के बाद में क्या होती है? मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति दिखाई देती है। जब आप बात कर रहे हैं कि भय होता है तो पलायन की स्थिति होती है, वहां से भागने का प्रयास करता है प्राणी। तो यहाँ स्थिति यह है कि प्रत्येक प्राणी में जो मूल प्रवृत्ति होती है समान होती है, लेकिन उसका मात्रात्मक रूप देखें तो अलग अलग हो सकता है। समझने का प्रयास करेंगे। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, सार्वभौमिक होती है। और बात करें तो ये अचेतन मन में, ये अचेतन मन का हिस्सा है, ये अचेतन मन में पाई जाती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं वापस इधर सिद्धांत के ऊपर। तो विलियम मैकडूगल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, लेकिन मूल प्रवृत्ति को, मूल प्रवृत्ति जो शब्द दिया, सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग किया मूल प्रवृत्ति शब्द का, वो किया मित्रों विलियम जेम्स ने। किसने किया? विलियम जेम्स ने। सबसे पहले मूल प्रवृत्ति का जो शब्द दिया या बोला, जिनके मुखार बिंदु से निकला, वो थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स के द्वारा प्रतिपादित शब्द है ये। सिद्धांत किन्होंने दिया? विलियम मैकडूगल ने। हम बात करते हैं कि इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए। कितने प्रकार के संवेग बताए? 14 प्रकार के, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। कहने का मतलब हमने पहले सिद्धांत के बारे में बात की है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक प्राणी में मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती है, जन्मजात होती है, और उन मूल प्रवृत्तियों के कारण बालक और प्राणी अभिप्रेरित होकर कोई न कोई व्यवहार करने के लिए उत्साहित होता है। उसके आंतरिक रूप से एक बल होता है जो उस व्यवहार को करने के लिए उसे प्रेरित करता है। हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के दूसरे सिद्धांत की, और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है मांग का सिद्धांत। हम बात कर रहे हैं मित्रों अभिप्रेरणा के दूसरे सिद्धांत, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। हम बात करेंगे मांग और आवश्यकता। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं हम यहाँ पर कि किसी भी अभिप्रेरणा का यदि जन्म होता है तो किससे होता है मित्रों? आवश्यकता से। किससे जन्म होता है मित्रों? आवश्यकता से। हमने इसके सोपान में पढ़ा था, अभिप्रेरणा के सोपानों में, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। इन तीनों कारकों का जो योग है वो अभिप्रेरक होता है। और यहाँ पर नीड, आवश्यकता से ही शुरुआत होती है अभिप्रेरणा की। तो यहाँ पर बात की जा रही है आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष की बताई गई है, या हो सकती है प्रकृति में रहने वाले प्रत्येक जीव या प्राणी की कोई न कोई आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस सिद्धांत की। तो ये सिद्धांत दिया था मित्रों अब्राहम मैस्लो ने। किन्होंने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। इन महोदयों ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब्राहम मैस्लो ने ये सिद्धांत दिया, या इसके जनक ये थे। तो आवश्यकता की सिद्धांत का जो जनक है वो कौन है मित्रों? अब्राहम मैस्लो। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्यक्ति जो होता है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया व्यवहार करता है, कुछ नया प्रतिक्रियाएं करता है। उन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ही अभिप्रेरणा का जन्म होता है।
तो अभिप्रेरणा आवश्यकता से जुड़ी हुई है। तो आवश्यकता, 5 प्रकार की आवश्यकता यहाँ पर मैस्लो ने बताई कि व्यक्ति एक उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए, व्यक्ति अपनी भौतिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मांग रखता है या अपेक्षा रखता है, या उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवहार उत्तरोत्तर करता जाता है, समाज में रहने के लिए, जीवन जीने के लिए। तो हम देखते हैं उन्होंने एक पिरामिड सिद्धांत दिया, या पिरामिड के रूप में उन्होंने ये स्वरूप दिया। शारीरिक जो आवश्यकता होती है ये जैविक होती है। क्या होती है मित्रों? ये जैविक होती है। जैविक के साथ साथ ये सबसे निम्न स्तर में होती है, ये सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता होती है। जब बालक का जन्म होता है तो उसको शारीरिक आवश्यकता होती है, या उसको जीवन यापन के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं जो होती है वो होती है मित्रों रोटी, कपड़ा, भोजन। रोटी में आ गया मित्रों भोजन, कपड़ा आदि। हम बात करते हैं इसके बाद जब बालक का जन्म हो जाता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो वो सुरक्षा की मांग करता है। किसकी मांग करता है मित्रों? सुरक्षा की मांग। सुरक्षा का मतलब ये घर की मांग करता है रहने के लिए, और उस वातावरण में सुरक्षित रहने के लिए कानून की मांग करता है। किसकी मांग करता है? कानून की। जब इसकी यह आवश्यकता पूरी हो जाती है तो मित्रों हमने पहले पढ़ा है कि मानव की आवश्यकता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आगे इसकी आवश्यकता बढ़ती है कि उसको एक समाज मिले। जब उसको घर मिल गया तो वो एक समाज में रहना पसंद करेगा। तो समाज में उसको क्या मिलना चाहिए? स्थान। समाज में स्थान चाहेगा वो। क्या चाहेगा? समाज में स्थान। आगे बात करें, जब उसको समाज में रहना मिल जाएगा, मतलब समुदाय में, उसको समुदाय मिल जाएगा। समुदाय मिलने के बाद में उसे सम्मान की इच्छा होगी। उस समाज में वो अपेक्षा रखेगा कि उसका सम्मान हो। क्या हो? सम्मान में क्या होगा मित्रों? हम बात कर रहे थे समाज में सम्मान की मांग करेगा। क्या मांग करेगा? समाज में सम्मान की मांग। और सम्मान कब मिलेगा उसको? जब उसकी कोई विशिष्ट पहचान होगी। तो क्या होगी यहाँ पर? पहचान। पहचान होगी तो उसको क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। अब बात करते हैं उसका जो अंतिम और श्रेष्ठतम या सर्वोत्तम आवश्यकता होती है। सर्वोत्तम या श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम जो आवश्यकता होती है वो होती है आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति की मांग। मित्रों ये बात यहाँ पर आत्मसिद्धि का यहाँ पर जो अर्थ है वो अर्थ है भक्ति, गृहस्थ त्याग का। यहाँ पर मित्रों ये समझने का प्रयास करेंगे कि आत्मसिद्धि की मांग उसकी सम्मान की मांग के बाद ये आती अर्थ होता है वो आत्म अनुभूति की मांग से है। आत्म अनुभूति की मांग से मतलब यहाँ पर है जो व्यक्ति होगा जब उसको समाज में सम्मान मिल जाता है तो वह सत्संग भक्ति भाव में लग जाता है, अर्थात आत्मा से परमात्मा का मिलन चाहता है। तो यहाँ पर उसकी ये सर्वोत्तम आवश्यकता होती है, श्रेष्ठतम मांग होती है। श्रेष्ठतम मांग के बाद में उसकी ये अंतिम मांग होती है। वैसे तो मनुष्य की आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन इसको माना गया है इसकी सर्वोत्तम और उच्चतम ऊपरी आवश्यकता ये पिरामिड के रूप में ये मैस्लो महोदय ने दिया। मित्रों आप यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो पांचों मांगे हैं व्यक्ति या प्राणी की, जब एक मांग उसकी पूरी होती है तो वह स्वतः ही आगे वाले मांग को प्राप्त करने की चाह रखता है और उस प्रकार का व्यवहार या उस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देने लगता है या क्रियाएं करने लगता है, मूल परिवर्तियां दर्शाने लगता है। तो वो क्या है? उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की मांग को हम देख पाते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर ये रही कि आगे से आगे जिस प्रकार उसकी मांगे बढ़ती है, जिस प्रकार का व्यवहार वो करता है, क्या है मित्रों? वो अभिप्रेरणा। क्या है वो? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ही तो है जो आंतरिक बल है उसको आगे से आगे प्रेरित कर रही है। तो हम यहाँ मित्रों हम आगे बात करेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत की। उपलब्धि अभिप्रेरणा जो सिद्धांत था वो डेविड सी, ये दिया था मित्रों डेविड सी मैकलैंड और इसके सहयोगी थे एटकिंस। हम बात कर रहे हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत की। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत जो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है डेविड सी, मैकलैंड और एटकिंस। ये आया प्रश्न मित्रों उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के ऊपर हम बात करेंगे। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत होता क्या है?
उपलब्धि का मतलब होता है कोई विशेष पहचान बनाना या कोई विशेष पद पर पहुंचना। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि हमने पढ़ा है कि जब आवश्यकता होती है और मांग होती है तभी प्रेरणा का जन्म होता है। तो मित्रों वो चीज सही है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जब उपलब्धि की आवश्यकता होती है, एक इसको उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक खिलाड़ी के प्रदर्शन को देखते हुए हम देखते हैं, कोई खेल हम देख रहे हैं, कोई सा भी हो सकता है, हम उसके दर्शक हैं और हम उस खेल को देखकर अपनी मनोशक्ति और शारीरिक शक्ति के अनुसार हम ये सोचते हैं कि इसमें हम भी कुछ श्रेष्ठ कर सकते हैं, उस उपलब्धि को हम भी हासिल कर सकते हैं। तो वो स्थिति क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। कि एक बालक का किसी खेल के प्रति एक ऐसी मनोवृत्ति का बन जाना कि उसके वो शीर्ष स्तर तक पहुंच जाता है। तो कौन सा सिद्धांत है मित्रों? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत में स्थिति होती है कि जो बालक या प्राणी होता है, प्राणी या व्यक्ति जो होता है, वो श्रेष्ठतम स्तर पर पहुंचने हेतु, श्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने हेतु श्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने हेतु उपयुक्त व्यवहार एवं कार्य करता है। उपलब्धि तभी प्राप्त होगी जब उसकी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति के सहयोग के साथ वो कार्य करेगा, तो उस स्थिति में वो उपलब्धि को प्राप्त कर लेगा। तो ये आपके सिद्धांत समझ में आया होगा कि श्रेष्ठतम स्तर को प्राप्त करने की इच्छा, ऐसे भी कह सकते हैं श्रेष्ठ उच्चतम स्तर को, उच्चतम स्तर प्राप्त करने की इच्छा। हम बात करेंगे मित्रों अगले सिद्धांत की, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इसके जो प्रवर्तक थे, इसके प्रवर्तक थे मित्रों सिगमंड फ्राइड। कौन थे मित्रों इसके प्रवर्तक? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड महोदय ने यह बताया कि अभिप्रेरणा का मूल कारक, अभिप्रेरणा का मूल कारक अचेतन मन और मूल प्रवृत्तियां है। मित्रों यहाँ पर हम बात समझने का प्रयास करेंगे कि सिगमंड फ्राइड महोदय के अनुसार अचेतन मन अभिप्रेरणा का स्थान है, या अभिप्रेरणा इसके कारण ही उत्पन्न होती है, या मूल प्रवृत्तियों को इन्होंने इसका मूल स्वरूप माना, मूल कारण माना इसका अभिप्रेरणा के जन्म का। तो एक बालक के मस्तिष्क में, अचेतन मन में जो अतृप्त इच्छाएं रहती है, जो दमित इच्छाएं रहती है, कौन सी इच्छाएं मित्रों? अतृप्त इच्छाएं और दमित इच्छाएं। इन दोनों इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए प्राणी कई प्रकार की क्रियाविधियां करता है, क्रियाकलाप करता है, एक नया व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो वो सिगमंड महोदय के अनुसार मनोविश्लेषणात्मक व्यवहार होता है। तो इस प्रकार से एक बालक और प्राणी जो भी ऐसा व्यवहार करते हैं वो मनोविश्लेषणात्मक अभिप्रेरणा से प्रेरित होने के कारण वो व्यवहार दर्शाते हैं। मूल प्रवृत्तियां अभी सिगमंड फ्राइड महोदय के अनुसार दो प्रकार की होती है, जीवन मूल प्रवृत्तियां और मृत्यु मूल प्रवृत्तियां। जीवन मूल प्रवृत्तियों का अन्य नाम सृजनात्मक मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति का अन्य नाम विध्वंसात्मक मूल प्रवृत्ति। हम आगे बात करेंगे अगले सिद्धांत की, बात कर रहे हैं सक्रियता के सिद्धांत की। तो हमने देख लिया प्रवर्तक इसके कौन है। इन सेलेसबरी और मेलगांव ने बताया कि किसी भी व्यवहार को करने के पीछे एक आंतरिक बल होता है, उसका दक्ष होना जरूरी होता है। तो दक्ष होने का मतलब यहाँ पर है मित्रों, उस कार्य की रूपरेखा किस प्रकार से उसको करना है वो सभी उसमें शामिल की जाती है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दक्षता जो होती है वो होना बहुत जरूरी माना गया है। किसके लिए? सक्रिय अभिप्रेरणा के लिए, किसी व्यवहार को करने के लिए। कहने का मतलब किसी कार्य के लिए
दक्षता का होना जरूरी है। दक्षता का पिछला जो सिद्धांत हमने पढ़ा था उसके लिए यदि हम उदाहरण की बात करें तो एक खिलाड़ी बनने के लिए, चाहे कैसा भी खेल हो, उसका खिलाड़ी बनने के लिए प्रॉपर उसका शारीरिक और मानसिक विकास होना जरूरी होता है। एक अच्छा हष्टपुष्ट शरीर, अच्छे मस्तिष्क वाला, अच्छे विचार उसमें रहेंगे तो उस प्रकार का बालक या प्राणी खेल को खेल सकता है, अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है और हमेशा तत्पर रह सकता है, सक्रिय रह सकता है। तो यहाँ पर हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे, संतुलन स्तरीय सिद्धांत। संतुलन स्तरीय सिद्धांत चैपलिन, कोकर और एप्पल ने दिया। किसने दिया मित्रों? एप्पल ने। इन तीन मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें बताया गया मित्रों, संतुलन स्तरीय का मतलब होता है संतुलन बनाए रखना, संतुलन बने रहना या संतुलन बना रहना। अब संतुलन बना रहने का मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में जब भी कोई भी कार्य विशेष करना हो आपको, उस स्थिति में आपका मानसिक और शारीरिक जो संतुलन होता है वो बना रहना चाहिए। कहने का मतलब अभिप्रेरणा के लिए जरूरी क्या है? संतुलन का। और संतुलन भी कैसा? परिस्थिति के अकॉर्डिंग। किसी भी परिस्थिति में कार्य या व्यवहार को करने के लिए उसके व्यवहार का संतुलित रहना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रत्याशा सिद्धांत। प्रत्याशा शब्द का यदि अर्थ देखते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ है मित्रों, शाब्दिक अर्थ यदि बात करें इसका तो आशा। प्रत्याशा का मतलब क्या होता है मित्रों? आशा, भरोसा, अधीरता से प्रतीक्षा। ब्रूम ने मित्रों, ब्रूम नामक मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था, तो जिनका पूरा नाम था पीटर ब्रूम। क्या था मित्रों? पीटर। ऐसा सिद्धांत में हम देखेंगे कि प्राणी केवल उस व्यवहार को करने के लिए प्रेरित होता है जो उसके मन मस्तिष्क में एक आशारूपी केंद्र को लेकर उभरता है, एक संप्रदाय का निर्माण करता है। कि जैसे कोई बालक किसी खेल को देखकर उस खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मानसिक अवधारणा को अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लेता है, तब वह एक अच्छे खिलाड़ी बनने का सपना देखता है। उस सपने को पूरा करने के लिए वह बालक उस कार्य को एक विशिष्ट रूप से अपने व्यवहार में लाता है। तो ये सिद्धांत क्या है? प्रत्याशा का सिद्धांत। प्रत्याशा का मतलब एक आशा के रूप में एक व्यवहार को प्रकट करना, एक श्रेष्ठ प्रदर्शन वहां पर दिखाना, उस श्रेष्ठ प्रदर्शन के पीछे एक विशिष्ट कार्य को करना। ये क्या है? प्रत्याशा सिद्धांत अभिप्रेरणा।